हेलो डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्कूल घर में। यहाँ पर स्कूल खुद आपके पास चल कर आया है। ठीक उसी प्रकार इसमें पढ़ाई होती है। वही पाठ्यक्रम रहेगा, वही तरीका रहेगा, उन्हीं किताबों से हम आपको पढ़ाएंगे। और मैं हूँ आपका अध्यापक लोकेश शर्मा, जो कि नागरिक शास्त्र का अध्ययन आपको हम करा रहे हैं। फिलहाल हम कक्षा 11 की सिविक्स की जो दो पुस्तकें हैं उनमें से एक पुस्तक जिसका नाम है भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अध्याय 2 तक हम पहुंच चुके हैं। पिछली वीडियोस में हमने अध्याय 2 के शुरुआत के टॉपिक्स पर चर्चा की थी और उन टॉपिक्स में हम संविधान के मौलिक अधिकारों पर चर्चा कर रहे थे और शीर्षक भी आपका यही है इस चैप्टर का, संविधान में मौलिक अधिकार या फिर भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। चलिए हमेशा की तरह इस वीडियो की शुरुआत भी हम एक रिवीजन से करते हैं। यह कुछ एक प्रतीकात्मक भारत के संविधान का फोटो है। जब इसको हम खोलेंगे तो इस प्रकार से उसमें कुछ चैप्टर्स हैं। उन चैप्टर्स को हम हिंदी में भाग बोलते हैं और कुल चैप्टर्स की संख्या है 22। इस तथ्य को हमेशा याद रखें, कई बार पूछा जाता है और आपसे तो अक्सर पूछा ही जाएगा कक्षा 11 में। भाग 1 हम पढ़ चुके हैं, भाग 2 भी हम देख चुके हैं, भाग 3 में हम फिलहाल बने हुए हैं और भाग 3 जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक विस्तृत है। और इस 12 से लेकर 35 तक के इस पूरी यात्रा में कुछ एक अधिकारों को हमने अलग अलग अनुच्छेदों के एक क्रम में तोड़ लिया है। जैसे अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 ये बात करते हैं समता के अधिकार की। समता का अधिकार अर्थात समानता का अधिकार, जिसकी वीडियो आपको चैनल पर उपलब्ध है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। अगला जो आपकी संविधान में आपको दिया हुआ है वह अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 में है। इसकी वीडियो भी आपको उपलब्ध होगी। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। इसकी वीडियो भी आपकी चैनल पर उपलब्ध होगी। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसको अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक आपकी इस पुस्तक या संविधान में दिया हुआ है और आपकी पुस्तक में सिर्फ 25 पर चर्चा की हुई है। हालांकि 26, 27, 28 को ही मैंने पढ़ाया हुआ है और मेरे पढ़ाने का तरीका यही रहेगा कि कक्षा 11 के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे में जितना पुस्तक में दिया हुआ है मैं वहीं पर सीमित रहूँगा। उसके बाद आज की जो वीडियो है वह तो यहाँ तक रहेगी, लेकिन उससे पहले एक और वीडियो आपको उपलब्ध हो चुकी होगी, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। हाँ, अब बात करते हैं अनुच्छेद 31 जो कि निरस्त हो चुका है, फिलहाल संविधान में नहीं है। यह कहाँ गया, यह हम चैप्टर के लास्ट में अर्थात अनुच्छेद 32 के बाद देखेंगे कि 31 कहाँ गया। फिलहाल अनुच्छेद 31 संविधान में जो कि संपत्ति का अधिकार था, आपका छठा मौलिक अधिकार, इसको 44 में संविधान संशोधन के द्वारा यहां से हटाकर अनुच्छेद 300 का में उसे स्थान दिया गया है। ठीक, अब इस मेरे स्टेटमेंट में दो बातें आती हैं। पहला क्या है, संविधान संशोधन क्या होता है, 44वां क्या है, अनुच्छेद 300 का क्या है। आपको जो समझ में आया होगा वह यह समझ में आया होगा कि संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था जो कि हट गया है, अर्थात भाग 3 से चला गया है। और मौलिक अधिकार होने का मतलब क्या होता है, एक ऐसा अधिकार जो इतना जरूरी है कि उसको दिलाने के लिए आप राज्य आपके लिए बाध्य है, और राज्य ये नहीं कर पाएगा तो आप उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय तक जा सकते हैं। फिलहाल संपत्ति का अधिकार यहाँ से जा चुका है। तरीका क्या था, यह हम अनुच्छेद 32 पढ़ने के बाद जानेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो जो आपकी रहेगी अनुच्छेद 32 पर रहेगी, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक कठिन स्टेटमेंट प्रतीत होता है सुनने में। संवैधानिक उपचार, दो नए शब्द हैं। इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे। जब हम बात कर रहे थे
राज्य और व्यक्ति के बारे में, इन दोनों के संबंधों के बारे में। चलिए पहले किताब पर चलते हैं, फिर इस संबंध के बारे में चर्चा करते हैं। यह है आपकी सिविक्स कक्षा 11 की पुस्तक, भारत का संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार। यह है आपका अनुच्छेद 32, किताब का पेज नंबर है 40, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और यह मौलिक अधिकारों का आखिरी अधिकार है, छठा। ठीक है, ये ऐसा लिख लो, 6th एंड लास्ट। यह अधिकार इतना महत्वपूर्ण अधिकार है कि यदि पूरे संविधान में से कोई एक अनुच्छेद चुनने को आए, यह बोला जा सकता है कि पूरे संविधान में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग चुनने को आए, तो आप या कोई व्यक्ति क्या चुनेगा? भाग 3। यदि पूरे संविधान के भाग 3 में भी सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कोई चुनने को आए, तो क्या चुना जाएगा? अनुच्छेद 32। और यही कारण है कि इस अनुच्छेद 32 को हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, BR अंबेडकर जी, इस अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय या फिर आत्मा कहते हैं। और हृदय, और यदि हृदय और आत्मा की संज्ञा किसी चीज को दी जाती है, इसका मतलब वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जब अभी हम पहले आपसे चर्चा कर रहे थे राज्य और व्यक्ति के बीच में, तब हुआ क्या था कि राज्य और व्यक्तियों के बीच में जब समझौता हुआ था, या व्यक्तियों और व्यक्तियों के बीच जब समझौता हुआ था, तो राज्य का सृजन हुआ, और बाद में व्यक्तियों और राज्य के बीच में समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ? कि व्यक्तियों ने अपनी स्वतंत्रताएं राज्य को दे दी, और बदले में राज्य ने व्यक्ति को क्या दे दी? सुरक्षा। यहां तक तो पुरानी वीडियोस में आपने पढ़ा होगा। इसने क्या दिया? स्वतंत्रता, और उसने दी सुरक्षा। अब कहीं ऐसा ना हो कि सारी स्वतंत्रताएं ही खत्म हो जाएं। कारण क्या है कि राज्य अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता है, और ऐसे में जब राज्य की शक्तियां बढ़ेंगी तो राज्य कंट्रोल करेगा। राज्य कंट्रोल किस पर करेगा? व्यक्तियों पर, अपनी प्रजा पर, अपने नागरिकों को। तब ऐसे में व्यक्तियों की स्वतंत्रताएं सीमित होंगी, व्यक्तियों के पास अधिकार नहीं रहेंगे। क्यों? राज्य अपनी ताकत बढ़ाएगा। और यह तो मूल प्रवृत्ति है कि कोई भी चीज हो, चाहे वो राज्य हो, व्यक्ति हो, संस्था हो, या नॉन लिविंग थिंग्स हो, हर चीज अपनी शक्ति तो बढ़ाती है। अब इसके 22 वर्ष हम देखते हैं, यदि व्यक्ति अपनी शक्तियां बढ़ाता है, व्यक्तियों की शक्तियां कैसे बढ़ेंगी? स्वतंत्रता। व्यक्ति कोई नियम नहीं मानना चाहेगा। मूल प्रवृत्ति होती है कि नियम औरों के लिए हो, बस मेरे लिए ना हो, मैं अपवाद हूं। हर व्यक्ति हेलमेट लगाए, बस मैं ना लगाऊं, चुपचाप निकल जाऊं सिग्नल तोड़ के। तो यह प्रवृत्ति हर व्यक्ति के भीतर होती है। तो व्यक्ति स्वतंत्रताओं को असीमित करना चाहता है, और जब व्यक्ति की स्वतंत्रताएं असीमित होंगी, तब राज्य की शक्ति कमजोर हो जाएगी। राज्य की कानून नियम कोई नहीं मानेगा, ऐसे में राज्य कमजोर हो जाएगा। अब इसके बीच में समस्या या समाधान क्या है? समाधान यह है संतुलन का। संतुलन का, कि राज्य की शक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता दोनों के बीच एक संतुलन स्थापित हो। यह वही संतुलन है जिसे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात की है। जब कभी फिलॉसफी पर चर्चा होगी तब इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो अब यह संतुलन क्या है? संतुलन यह है कि जब राज्य और व्यक्तियों के बीच में समझौता हुआ था, तब व्यक्तियों ने जो स्वतंत्रताएं अपनी राज्य को दी थी, तब ऐसे में व्यक्तियों को कुछ मूलभूत अधिकार रहने दिए गए उनके पास, कि यह अधिकार तो व्यक्तियों के पास रह जाएंगे, ये अधिकार राज्य नहीं ले सकता उनसे। और ऐसे अधिकार जब व्यक्तियों को मिले, तो वे अधिकार लिखित में मिले थे। लिखित में मिलने का मतलब क्या होगा? कि प्रमाण है, ऐसे अधिकार हैं वे। देखिए, बहुत बड़े बड़े अधिकार, जो ऐसी चीजें थी जो सामान्यतः, जैसे आप बाहर जाएंगे राज्य से, तो राज्य से पूछ कर जाएंगे, या फिर कोई और ऐसी चीज है, तब जमीन खरीदेंगे तो राज्य से पूछ कर खरीदेंगे, बेचेंगे तो राज्य से पूछ कर बेचेंगे। तब ऐसे में कुछ ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए, यदि व्यक्ति जीवित रहेगा, तब ऐसे में
उसके पास कुछ न्यूनतम इतने अधिकार होने चाहिए जो उसकी जिंदगी को सम्मानपूर्वक या गरिमामयी ढंग से जीने के अवसर उपलब्ध करा सके। जैसे बोलने का अधिकार, जैसे कहीं जाने का अधिकार, कहीं बसने का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए, शिक्षा और संस्कृति होनी चाहिए। यह सारी चीजें अधिकार थे, वे व्यक्तियों के पास रहने दिए गए और शेष किसके पास आ गए? राज्यों के पास। तो ये संतुलन था कि कुछ अधिकार रह जाएंगे और जो रह जाएंगे वे अधिकार लिखित रूप में होंगे। ये ध्यान रखिए, कोई भी चीज जब लिखित हो जाती है तब वह प्रमाणिक हो जाती है। तो लिखित कैसे होंगे? तब उनको संविधान में जगह देकर लिख दिया जाएगा। संविधान क्या है? राज्य को चलाने के तरीके, राज्य व्यक्तियों को कैसे संभालेगा, ये सब तरीके हैं। तो ऐसे में व्यक्तियों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो व्यक्तियों के लिए जो है वो है उनके मौलिक अधिकार, जो भाग 3 में लिख दिए गए हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि सिर्फ लिख देना काफी होता है क्या? यदि उन लिखे हुए नियमों पर चले ही ना राज्य, क्योंकि राज्य के पास तो शक्ति है भाई, राज्य के पास पुलिस है, राज्य के पास सेना है, राज्य के पास शिक्षक हैं, संस्थाएं हैं, इतनी ताकतवर है राज्य। अब ऐसे में व्यक्ति क्या है? छोटा सा, एक मामूली सा। अब किसी एक व्यक्ति का एक अधिकार का उल्लंघन हुआ, मान लीजिए आपका एक अधिकार है बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार। उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा बोला जिसमें राज्य के तत्कालीन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की आलोचना हो गई, ठीक है, या मानो उसकी धर्म की स्वतंत्रता है। अब राज्य ने एक नियम बनाया कि इस व्यक्ति ने ये जो धर्म मान रहा है इससे इसका धर्म छीन लिया जाएगा। अब व्यक्ति क्या करेगा? जबकि संविधान में तो लिखा हुआ था अनुच्छेद 25 के तहत कि उसको अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है। अब राज्य उससे उस व्यक्ति का धर्म छीन रहा है। अब व्यक्ति किसके पास जाएगा? कौन सुनवाई करेगा उसकी? यह जो उसका मौलिक अधिकार का हनन हुआ, तब ऐसे में व्यक्ति के पास क्या विकल्प रह जाते हैं? इन विकल्पों को खोलता है कौन? अनुच्छेद 32। कि ये जो दुख मिला, ये जो कष्ट मिल रहा है व्यक्ति को, ये जो संवैधानिक रूप से अधिकार मिले हुए थे ये नहीं मिल पा रहे हैं, तब उसका उपचार क्या होगा, उसका इलाज क्या होगा? यह है अनुच्छेद 32। इसीलिए इस अनुच्छेद 32 का नाम क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कि जो अधिकार आपसे छीने गए, ये अधिकार आपको नहीं मिल पाए, जो अनुच्छेद 12 से लेकर पूरे 31 तक आपको मिले हुए हैं, यदि उनका हनन होता है राज्य के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, तब व्यक्ति क्या करेगा? अर्थात जो लिखित में थे अधिकार वे व्यवहार में कैसे आएंगे? जिन अधिकारों की श्रेणी या जिन अधिकारों की लिस्ट आपके पास इतनी लंबी चौड़ी है, उन अधिकारों का प्रवर्तन कैसे होगा? वे वाद योग्य कैसे होंगे? कि उन अधिकारों के हनन होने की स्थिति में व्यक्ति जाएगा कहाँ? तब अनुच्छेद 32 बताता है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। यही कारण है कि अनुच्छेद 32 को B.R. अम्बेडकर संविधान की आत्मा कहते हैं, कि सारे अधिकार तब तक निरर्थक हैं जब तक अनुच्छेद 32 नहीं है। सारे अधिकारों की कोई वैल्यू नहीं है जब तक अनुच्छेद 32 नहीं है। बहुत सारे नियम बना दिए, बहुत अच्छे अच्छे वादे कर दिए, वादे पूरे ही नहीं होंगे तो वादे का मतलब क्या है? वही वादे पूरे होने की जो रास्ता है अनुच्छेद 32 बताता है। अब देखते हैं लाइन बाई लाइन कि क्या लिखा हुआ है आपकी किताब में। लिखा है कि इस बात से हर कोई सहमत है कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची बड़ी आकर्षक है, बहुत शानदार है, बहुत विस्तृत भी है। लेकिन यह सिर्फ सूची को विस्तृत कर देना ही काफ़ी नहीं है। कोई ऐसा तरीका हो जो उसे व्यवहार में भी लाया जा सके, या उल्लंघन होने की अर्थात वह न मिलने की स्थिति में अधिकारों की रक्षा भी की जा सके। भाई जो अब तक मैंने आपको पूरा बताया है वही इस किताब में 4 लाइनों में दिया हुआ है। आगे देखते हैं। चलिए अब बताता है ये किताब क्या बताएगी आगे। यदि आप भूमिका को अच्छे से पढ़ेंगे सुनेंगे तब ऐसे में किताब क्या कह रही है यह बहुत अच्छे से समझ में आएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे क्या बोला है? संविधान का हृदय या फिर आत्मा की संज्ञा दी है। इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि उसे ऊपर जो भी 12 से लेकर 35 तक या 31 तक जो भी अधिकार प्राप्त थे, यदि उन अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है तो बस सीधे उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। यह क्या तरीका है? ये क्या बात हुई इसमें
कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय सीधे जा सकता है। ये क्या जगहें हैं बताते हैं अभी। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश या निर्देश देती है, और न्यायालय कई प्रकार के आदेश जारी करती है जिन्हें रिट या प्रादेश कहते हैं। इस पूरी कथा की ये जो नीचे की 4-5 लाइनें ये समझ नहीं आई होंगी, बताते हैं ये क्या होता है। जब मैंने शासन के 3 अंग आपको बताए थे, पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। यह हैं आपके शासन के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनके तीनों काम क्या क्या है? विधायिका का काम यह है नियम बनाना, नियम बनाना। कार्यपालिका का काम क्या है? कि जो नियम विधायिका ने बनाए हैं उन नियमों का पालन कराना। ठीक। और न्यायपालिका का काम क्या है? कि न्यायपालिका का कार्य है कि न्याय करना, न्याय करना। अब इन तीनों अंगों में सत्ता को या ताकत को या पावर को बांट दिया जाता है। एक काम इसका है, एक काम इसका है और एक काम इसका है। ठीक। यह तीनों संस्थाएं अलग अलग हैं। यदि यह कुछ गड़बड़ करती है तो ये दोनों मिलकर इसको रोक सकते हैं, या फिर यह कुछ गड़बड़ करती है तो ये दोनों मिलकर रोक सकते हैं। यदि ये दोनों ही कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो ये दोनों मिलकर इसको ये इन दोनों को रोक सकती है। यदि यह कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो ये दोनों रोक सकते हैं। ऐसे में एक संतुलन बना हुआ है। इसी को हम आगे चलकर पढ़ेंगे, तब इसमें मिलेगा आपको चेक एंड बैलेंस। तीनों एक दूसरे को चेक कर सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं। अब मौलिक अधिकार के हनन होने की स्थिति में हनन कौन कर सकता है? या तो नियम बना के या नियमों को पालन कराते टाइम। विधायिका या कार्यपालिका नियमों मौलिक अधिकारों का हनन कर सकते हैं। एक नया नियम बना दिया कि मौलिक अधिकार ये जो अब तक अनुच्छेद 21 था इसे हटाया जाता है। नियम बना के हटाया जा सकता है, संविधान संशोधन किया जा सकता है, संविधान में कुछ घटा या जोड़ कुछ किया जा सकता है। चलिए, यदि उन नियमों का पालन कराया जा रहा है, तब किसी एक व्यक्ति को कुछ दे दिया, किसी को कुछ नहीं दिया, अब ऐसे में उसके मौलिक अधिकार का हनन हो गया। तब बताया गया है कि वह व्यक्ति इसमें छोड़ो इसे छोड़ो डायरेक्ट कहाँ जाएगा? न्यायपालिका। और न्यायपालिका का भी सबसे ऊंचा जो स्तर है वह है SC, मतलब सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, फिर हाई कोर्ट, उसके बाद लोअर कोर्ट। बाकी सारे फैसलों में वो लोअर कोर्ट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट जाते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे न्यायपालिका का दरवाजा कहाँ से खटखटाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट से। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे जहांगीर के दरबार में एक न्याय की घंटी थी। यदि किसी को भी न्याय चाहिए 24 घंटों में, कभी भी लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो वह उस दरबार की घंटी बजाएगा और उसको न्याय मिलेगा। या ठीक उसी प्रकार है। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो सीधे उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय जाने की बात क्या है, वो इस अंग के पास आप पहुंचेंगे। ठीक है। और यह जो न्यायपालिका है वह कार्यपालिका को भी और विधायिका को भी आदेश दे सकती है या निर्देश दे सकती है कि आप इस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन ना करें या फिर इसके मौलिक अधिकारों को लागू करें। और ये जो न्यायपालिका है ये जो किस प्रकार आदेश या निर्देश देती है, वह मुख्यतः जिन आदेशों को देती है उन्हें बोलते हैं हम रिट या फिर प्रादेश। संविधान में 5 प्रकार के आदेश या 5 प्रकार की रिट हैं। यह प्रश्न लॉन्ग में दीर्घ उत्तरी में पूछा जाता है कि वे न्यायपालिका मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन या मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए या हनन की स्थिति में कौन सी 5 प्रकार की रिट जारी करती है। कृपया सभी रिट्स के बारे में संक्षेप में लिखें। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण।
नाम से ही पता चल रहा है कि जिसको बंदी बनाया गया है, जिसको बांध लिया गया है, उसको प्रत्यक्ष करो, सामने लाओ। अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। मान के चलिए किसी पुलिस ने किसी व्यक्ति को कस्टडी में रख रखा है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, अभी अनुच्छेद 20 और 22 के तहत उसे कोई अधिकार नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एफआईआर भी नहीं लिखी है। समझ में आ रहा है? एफआईआर भी नहीं लिखी है। एफआईआर लिखोगे तुरंत 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने जाना पड़ेगा। क्लियर है? अब एफआईआर लिखी नहीं गई है, तब ऐसे में क्या होगा? ऐसे में उसको पिटाई लगाई जा रही है, प्रताड़ित किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। तो अब क्या करे वो? अब जाएगा वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। वो जाएगा या उसकी एवज में कोई और व्यक्ति जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा कि ऐसे ऐसे इस व्यक्ति को पुलिस ने कस्टडी में ले रखा है और उसे किसी प्रकार के अधिकार नहीं मिल रहे हैं और उसको छोड़ भी नहीं रहे हैं, एफआईआर भी नहीं लिख रहे हैं। तब सुप्रीम कोर्ट जिसने उसको बंदी बनाया हुआ है उसके खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करेगी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, और उसको आदेश दिया जाएगा कि चुपचाप जिसको आपने बंदी बनाया है उसको मेरे सामने लाओ, पेश करो। और जब पेश किया जाएगा सारी बातें उसकी सुनी जाएंगी, पता चलेगा कि यह व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है यह गैर कानूनी है, कोई कारण था नहीं, या फिर ऐसा कोई कारण है जिससे संतोषजनक उत्तर मिल सके, या अपने फालतू में व्यक्ति को गिरफ्तार कर रखा था। तब ऐसे में न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। यह पहला अधिकार है जिसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है परमादेश। परम आदेश, ऐसा आदेश जो सबसे ऊंचा हो। मतलब इसका क्या काम है कि यदि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी है अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, मान के चलिए कोई सार्वजनिक पदाधिकारी में आ जाते हैं आपके जो भी सरकारी लोग होते हैं, मान के चलिए डीएम साहब हैं, ठीक है, डीएम साहब अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं या जो उन्हें काम करना चाहिए वो कर ही नहीं रहे हैं, बहुत आप कह रहे हैं लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहे हैं, तब आप डायरेक्ट जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनको आदेश देगा कि आप अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहे हैं और इससे इस व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, चुपचाप काम करिए जाके। यह आदेश दिया जाए किस व्यक्ति को? सार्वजनिक पदाधिकारी को। ठीक है। अगला क्या है? निषेध आदेश। निषेध होता है मना करना। जैसे आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया होगा तो उस पर लिखा होता है कि धूम्रपान करना निषेध है या वर्जित है। तो निषेध होता है मना करना। तो मना किससे किया जाएगा? तो मना करने का काम यदि कोई निचली अदालत अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से नीचे कोई अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके, अतिक्रमण बोलते हैं उसको उल्लंघन करके, मान के चलिए एक ये कोर्ट है कोई, मान के चलिए ये कोई कोर्ट है, ठीक है, और उसका अधिकार क्षेत्र इतना है कि वह इतने क्षेत्र के मामले सुनेगी या फिर वह इतने रुपए तक के जुर्माने का मामला सुन सकती है या फिर वह इतनी सजा तक का, क्योंकि भाई जो कोर्ट्स होती हैं उनका अधिकार क्षेत्र क्या होता है? कोर्ट्स का 2 प्रकार का अधिकार क्षेत्र होता है। मान लो ए नाम की कोर्ट है तो उसका बोला जाए कि आप 2 लाख तक के जुर्माने वाले अगर सजा होती है तो वही मामले आप सुन सकते हैं। साथ ही साथ 7 साल की सजा तक के मामले आप सुन सकते हैं। यदि उससे ऊपर का कोई मामला आता है तब आप चुपचाप उस केस को ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, यह आपका अधिकार क्षेत्र नहीं रहता है। ठीक है ना? तब ऐसे में यदि कोई कोर्ट या कोई निचली अदालत अपने इस अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर रही है, इससे आगे जा रही है, वह 2.5 लाख का मामले का जुर्माने का मामला सुन रही है या फिर वह मृत्यु दंड तक उसमें दी जा सकती है उस केस में, ऐसा कोई मामला सुन रही है, तब क्या होगा कि जो ऊपरी अदालतें हैं, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उसको रोकने का आदेश देती है कि ये क्या गलत काम कर रहे हैं आप, इसको तुरंत रोकिए, ये आप नहीं कर सकते। ठीक है। अब इसी में इसको भी बाद में पढ़ाएंगे, इसको देखते हैं पहले। उत्प्रेषण रिट, यह है उत्प्रेषण। यह क्या होता है कि यदि कोई निचली अदालत है या सरकारी अधिकारी है, बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, उसका वह अधिकार ही नहीं था, उसका वह काम करने का कोई अधिकार नहीं था, उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि वह ये काम करेगा, ऐसे में वह वो काम कर रहा है बिना अधिकार के, तब न्यायालय उसके समक्ष जो विचाराधीन मामले थे
उससे वो छीन के उससे लेकर ऊपर की अदालत को दे सकता है। मान के चलो फिर ए नाम का व्यक्ति है, वो कोई ऐसा मामला सुन रहा है जो उसे सुना ही नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हर एक कोर्ट के, हर एक व्यक्ति के कुछ सीमाएं होती हैं कि इसके आगे वो काम नहीं कर सकते। मान गए लोक अदालत वाला मामला है, लोक अदालत कोई ऐसा मामला सुन रहा है जो कि सेशन कोर्ट सुनता है, वह लोक अदालत का मामला है ही नहीं। तब तब ऐसे में जो ऊपर की अदालत है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वह उससे उस मामले को छीन कर ऊपर के व्यक्ति को दे सकती है, हस्तांतरित कर सकती है, ऊपर के अधिकारी को हस्तांतरित। यदि कोई अधिकारी है, वो कोई ऐसा कार्य कर रहा था जिसके लिए उस पद पर वो कार्य उसके लिए उस कार्य को करना ठीक नहीं था, अर्थात वह उस कार्य को करने के लिए बना ही नहीं है, फिर वह काम कर रहा है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, आपकी कोई छोटी क्लास का टीचर बड़ी क्लास को पढ़ा रहा है, भाई बना तो वो छोटी क्लास को पढ़ाने के लिए है। तब ऐसे में उससे उस कार्य को छीन करके या उससे ले करके ऊपर के जो टीचर होते हैं जो उस क्लास को पढ़ा सकते हैं, उनको मामला हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? उत्प्रेषण रिट। अब बीच की आपके बचा रह गया ये अधिकार परीक्षा। अब क्या है कि जब न्यायालय को यह लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश को द्वारा उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। कि कोई किसी का प्रमोशन हो गया मान लीजिए, या फिर जो आजकल फर्जी लोग बन जाते हैं, कई बार ऐसा सुनने को आया है कि फर्जी व्यक्ति है, वो डीएम या एसडीएम बन गया है, उसने कोई किराए की वर्दी सिलवा ली है, गाड़ी ले ली है, लिख दिया है उस पर, और अपना खूब काम करे जा रहा है, ऑफिस बना लिया है उसने। पता चला न्यायालय को ऐसा कुछ कर रहा है वो, तो तुरंत उसको वहाँ से रोकेगा। यदि कोई व्यक्ति ए नाम का व्यक्ति है, इस पद पर है वो, और गलत तरीके से गलत कोई सर्टिफिकेट लगा के वो प्रमोटेड होके यहाँ पहुँच गया है, ठीक, बाद में न्यायालय को सूचना मिलती है कि वह जिस पद पर नियुक्त हुआ है उसका कोई कानूनी हक बनता ही नहीं है उस पर पहुंचने का, तब तुरंत उसको रोका जाएगा और उससे पूछा जाएगा, इसका नाम इंग्लिश में को वारंटो, उससे पूछा जाएगा कि आपको कोई करने का हक नहीं है इसका, आप तुरंत इस पद से हटें। ठीक, ये कुछ 5 प्रकार के रिट्स हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश या निषेध आज्ञा, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट। अब ये 5 प्रकार की रिट्स हैं, इन सबको आपको याद करना है और अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, नंबर आपको पूरे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इन 5 प्रकार की रिट्स को अपनी कॉपी में इस टाइप से आप लिखेंगे और याद करेंगे, और याद करते टाइम जो जो मैंने बोला है उसको आप याद रखेंगे, उन उदाहरणों को आप लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। ये 5 प्रकार के रिट्स आप याद करेंगे। अब लिखा क्या है कि बाद में इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका के अलावा कुछ और संरचनाओं का भी निर्माण किया गया। न्यायपालिका का तो निर्माण है ही है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का निर्माण तो किया ही गया इन अधिकारों की रक्षा के लिए। संविधान में ही लिखा गया है ये बात कि आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन बना हुआ है? सुप्रीम कोर्ट। और नागरिकों का सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? फंडामेंटल राइट्स। और उनकी सुरक्षा के लिए कौन है? सुप्रीम कोर्ट। जब कोई छोटा बच्चा होता है, उसे कोई खतरा पता चलता है, सबसे पहले भाग के कहाँ जाता है? अपने पेरेंट्स के पास, अपने अभिभावक के पास। ठीक, अभिभावक के पास वह भाग के पहुंचता है। तब ऐसे में हम एज ए नागरिक किसके पास पहुंचते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट हमारा कौन हुआ? संरक्षक हुआ, अभिभावक हुआ, पिता हुआ। तो जब प्रश्न आता है कि संविधान का अभिभावक कौन है या नागरिकों का अभिभावक कौन है, तो आप क्या लगाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ही उनको बचाता है, किससे? राज्य से। हमेशा याद रखना, राज्य जितना जरूरी है, राज्य उतना नुकसानदायक भी है। यही कारण है कि गांधी जी अराजकतावादी हैं। ये स्टेटमेंट अपने आप में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट करता है, लेकिन गांधी जी राज्य को नहीं चाहते थे। गांधी जी कहते थे राज्य नहीं होना चाहिए, वो अराजकतावादी थे। वो चाहते थे कि व्यक्तियों को कानूनों की जरूरत ही ना पड़े, व्यक्ति इतना नैतिक हो जाए, इतना पवित्र हो जाए कि राज्य उस पर सीमाएं ही ना लगाए, राज्य की आवश्यकता ही ना पड़े। राज्य की आवश्यकता ही तब पड़ती है जब व्यक्ति घृणित है,
व्यक्ति इतना स्वार्थी है, इतना संकीर्ण मानसिकता का है कि वह किसी और को नुकसान पहुंचा सकता है, वह अपने स्वार्थ के लिए। और गांधी जी एक दार्शनिक हैं, वह एक आदर्शवादी हैं। तो ऐसे में वो कहते हैं कि व्यक्ति इतना पवित्र होगा, अपने मन से शुद्ध होगा कि उसे राज्य की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो राज्य होना भी ज़रूरी है और राज्य का ना होना भी ज़रूरी है। तो राज्य गले की एक ऐसी हड्डी है जिसे ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। तो राज्य से ही हमको रक्षा करनी है और राज्य ही हमारी रक्षा करने के लिए, दोनों विरोधाभासी हैं लेकिन आवश्यक स्टेटमेंट है। अब बात करते हैं इस राज्य से रक्षा के लिए आपके पास सुप्रीम कोर्ट तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ कुछ और भी चीज़ें हैं। कुछ आयोग बनाए हुए हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। आयोग क्या होता है? आयोग को अंग्रेजी में बोलते हैं कमीशन या कमेटी। यह क्या होता है कि कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है जो एक निर्धारित कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, और वह ग्रुप या तो संविधान में लिख दिया जाता है कि ऐसा कुछ ग्रुप बनेगा, या फिर संसद द्वारा किसी नियम या कानून के द्वारा उस आयोग को बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। अब अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए, अल्पसंख्यकों का कोई नुकसान ना हो, उन्हें उन्हें उनके अधिकारों को दिलाने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति पढ़ा लिखा तो नहीं है, हर व्यक्ति जागरूक नहीं है, हर व्यक्ति ने संविधान नहीं पढ़ा है। हालांकि मैं इस बात को बोलता हूँ कि चाहे वो आर्ट साइड का बच्चा हो चाहे साइंस साइड का बच्चा हो, उसके पास सिविक्स जरूर होनी चाहिए। ये जो आजकल ट्रेंडिंग चला, सिविक सेंस नहीं है लोगों के पास, क्योंकि सिविक्स नहीं पढ़ा है उन्होंने। तो सिविक्स कुछ लोग पढ़ पाते हैं, कुछ लोग नहीं भी पढ़ पाते हैं, लेकिन अधिकार हर किसी के पास होते हैं। ऐसे में जो गरीब हैं, जो अशिक्षित हैं, अधिकार तो उनके भी होंगे, मनुष्य वो भी हैं, नागरिक वो भी हैं। उनके उनके अधिकार जब उन्हें पता ही नहीं होंगे, तब उनके अधिकारों के लिए कौन सामने आएगा? तब उनके लिए स्पेसिफिक आयोग बनते हैं। जैसे अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया, महिला सीधे यहाँ पे जा सकती हैं। अनुसूचित जाति आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। ऐसे ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। कई एक ऐसे आयोग हैं। यह सब अल्पसंख्यक हैं, महिलाएं हैं, दलित हैं, इनके अधिकार रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसे ही एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। मानव होने के नाते आपको अधिकार मिलेंगे, ठीक है। ये सब चीजें आपके सिर्फ और सिर्फ अधिकारों की रक्षा करने के लिए ही हैं। एक आयोग के बारे में डिटेल में आपको चर्चा आपको इस किताब में की गई है। वह क्या है कि 1993 में सरकार ने एक अधिनियम पारित किया और उस अधिनियम के तहत एक आयोग का गठन किया जिसका नाम है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार, मानवों के अधिकार, यह देश के नागरिकों के अधिकार तो हैं ही हैं, साथ ही साथ मनुष्य होने के लिए जरूरी है ये, ठीक है। और मनुष्य चाहे वो अपने देश का हो, चाहे विदेश का हो, चाहे कहीं का भी हो, मनुष्य है तो उसके अधिकार वो होंगे। अब हमारे संविधान में, अब इसमें क्या लिखा है? संविधान में प्रदान किए गए अधिकारों की असली पहचान तब होती है जब उन्हें लागू किया जाता है। अधिकार सिर्फ लिख देना काफ़ी नहीं होता है, उन्हें लागू करना भी जरूरी है। लेकिन समाज में गरीब भी हैं, अशिक्षित भी हैं, कमज़ोर तबके के लोग भी हैं। इन लोगों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। अब कुछ संस्थाएं हैं जैसे पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL या पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स PUDR जैसी संस्थाएं अधिकारों के हनन के विरुद्ध चौकसी करती हैं। ये NGOs बोल सकते हैं या कुछ और संस्थाएं बोल सकते हैं जो आसपास लगातार अपने जो उनके NGOs के वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके जरिए सोसाइटी के गरीब क्षेत्रों में अक्सर दौरे करते हैं और उन्हें कोई सूचना दे देता है तो सूचना तुरंत पहुंचते हैं, वहां जाके देखते हैं क्या ऐसा कुछ है या नहीं है तो वो उन लोगों के लिए आवाज़ें उठाते हैं। उनमें से कुछ संस्था हैं और उन्हीं के लिए एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। ये इस आयोग में कौन कौन होंगे? जो सदस्य होंगे, मैंने क्या बोला, ग्रुप होता है कुछ लोगों का, तो सबसे पहले कौन होंगे? पूर्व मुख्य न्यायाधीश होंगे। कहाँ के? सर्वोच्च न्यायालय के। तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस, सबसे ऊंची जो पोस्ट होती है न्यायालय में, वो जो रिटायर्ड होंगे एक वो होंगे। साथ ही साथ किसी एक उच्च न्यायालय के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक। तीसरे व्यक्ति कौन होंगे कि मानवाधिकार के संबंध में ज्ञान रखने वाले 2 लोग और होंगे। तो 3 और 4, ये 4 लोगों का एक ग्रुप होगा, इसी को बोलेंगे हम
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC। ठीक, यदि किसी उल्लंघन की शिकायत मिलती है इनको, तब यह मिलने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वयं अपनी पहल पर या किसी पीड़ित की याचिका पर, कोई पीड़ित शिकायत करे, अच्छी बात है, नहीं करे, इन्हें अपने आप पता चलता है तो स्वयं भी जांच करेंगे। जेल में बंद जो कैदी होते हैं उनकी स्थिति का अध्ययन करने जा सकते हैं ये लोग। ठीक है, और मानवाधिकार के क्षेत्र में जो कोई शोध करता है, रिसर्च करता है, तो उसको प्रोत्साहित भी किया जाता है। आयोग को प्रतिवर्ष हजारों शिकायतें मिलती हैं, इनमें से अधिकतर हिरासत में, पुलिस की कस्टडी में मृत्यु हो जाती है, हिरासत के दौरान बलात्कार होता है, लोग गायब हो जाते हैं, पुलिस मार के फेंक देती है, या लोग किडनैप कर लेते हैं, एक दूसरे को मार डालते हैं, पुलिस की ज्यादतियाँ होती हैं जिसे बोलते हैं टॉर्चर, कार्रवाई ना किए जाना, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, पुलिस के पास पहुंचे, अपनी शिकायत लेके, पुलिस ने कहा भगा दिया वहां से, हटो, उन्होंने कहा हमारा बेटा खो गया है, बेटी नहीं कल से मिल रही है, उन्होंने कहा भागो यहाँ से, हम तो शिकायत नहीं सुनेंगे, यही करने के लिए बैठे हैं हम क्या, हम तो बड़े बड़े काम करेंगे। महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार यदि कहीं हो रहा है तो उससे संबंधित कई एक शिकायतें मिलती हैं, और मानवाधिकार इसके लिए काम भी करता है। जैसे आयोग का सबसे प्रभावी काम क्या था, पंजाब में युवकों के गायब होने तथा गुजरात में दंगों के मामले में जांच के रूप में रहा। दो के मेन केस स्टडी है, कौन सी, पंजाब में युवक गायब हुए थे और साथ 2002 के जो गुजरात दंगे थे, इसकी इन्होंने जांच की, और सबसे बड़ा कार्य इनका यही माना जाता है। आयोग स्वयं मुकदमा नहीं सुन सकता, यह सरकार पर या न्यायालय या सरकार को सिफारिश करता है कि प्लीज इस व्यक्ति की बात सुन लीजिए। जैसे जो लोग मध्यस्थ होते हैं, बिचौलिए होते हैं, शादी कराते हैं कि देखिए हमारी तो नहीं है लड़की, लेकिन हम जानते हैं किसी को, इसकी शादी इससे करवा दो, तो एक टाइप के ये मध्यस्थता करते हैं, या सरकार की से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या न्यायालय को अपनी जांच के आधारों पर, जब ये जांच करते हैं तो वही जांच पेश करते हैं न्यायालय को कि हमने जांच कर ली, अब आप भी जांच कर लीजिए और इस व्यक्ति के जो अधिकार असुरक्षित है उनको सुरक्षित कीजिए। ठीक, तो यह है आपका पूरा का पूरा मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 32, और उस 32 के बाद भी हमने कुछ आयोग और संस्थाओं को देखा जो अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित करने की स्थिति में हमेशा लगे रहते हैं। मैंने आपसे एक अभी इसमें अधिकार छूट गया था, अनुच्छेद 31, जो कि संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था। यह पहले मौलिक अधिकार था, और इसके होने के कारण मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7, जो कि अब 6 है, पहले ये भी था एक, 7 थे। और इसके बाद 44वां संविधान में संशोधन किया गया। संविधान में जो बातें लिखी हैं वे पत्थर की लकीर हैं, लेकिन एक तरीका है, संविधान में एक रास्ता है, एक दरवाजा है, जिसके जरिए संविधान में कुछ नए अनुच्छेद जोड़े जा सकते हैं और कुछ घटाए भी जा सकते हैं, और इसी को बोलते हैं संविधान संशोधन। और जिस जिस नंबर का होता है कि प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा यह जोड़ा गया था, फिर द्वितीय के द्वारा ये जोड़ा गया था, तो ऐसे में 44वें नंबर का संविधान संशोधन था, जो कि 1978 में हुआ, और इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, सिर्फ कानूनी अधिकार बना दिया गया, और इसको डाल दिया गया अनुच्छेद 300 का में। कुल अनुच्छेद 395 है, जैसे किस में डाल दिया गया, 300 का में। ठीक, अब कानूनी अधिकार बनने से इसको क्या दिक्कत हुई, मतलब इसके साथ क्या कम हो गया, मौलिक अधिकारों के लिए आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कानूनी अधिकार के लिए आप नहीं जा सकते। ठीक है, मौलिक अधिकार किसी परिस्थिति में आपसे नहीं लिए जाएंगे, कितना भी कोई जबरदस्ती राज्य करे, कितना भी ताकतवर हो। कानूनी अधिकार ये होता है कि उचित मुआवजा देने पर वह चीज आपसे ली जा सकती है, जबरदस्ती भी। ठीक, यह तो केवल इसके बारे में बात हो गई। यदि आप कहेंगे तो मैं संपत्ति के अधिकार की पूरी एक वीडियो आपको बता दूंगा, क्योंकि संपत्ति का अधिकार अचानक से रातों रात ऐसा नहीं था कि इसको हटा दिया जाएगा, इसके पीछे एक लंबा एक संघर्ष है। वह आज़ादी के तुरंत बाद से, संविधान के लागू होने के तुरंत बाद से ही था, और अंततः इसकी समाप्ति कब हुई, 1978 में, जब इसको हमने यहाँ से हटा दिया। और इसी संपत्ति के अधिकार और सारी चीज़ों को लेकर एक 1973 में केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जो भारतीय संविधान के इतिहास का सबसे बड़ा केस है, और यह आगे हम देखेंगे किसी एक परिप्रेक्ष्य में जरूर सामने आएगा, केशवानंद भारती केस।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। और मैं, अगर आप कहेंगे तो अनुच्छेद 31 संबंधित एक वीडियो, प्रॉपर एक वीडियो हम लेंगे, आप लेकर आएंगे आपके लिए, और आपको पूरी क्लियरिटी होगी अनुच्छेद 31 गया कहाँ और क्यों गया। ठीक, तो यह था आपका पूरा मौलिक अधिकारों का एक बड़ा विस्तृत सा एक विश्लेषण, जो मेरे ख्याल से 10 वीडियोस में कंप्लीट हुआ है। और संविधान में आपके मौलिक अधिकार हैं 6 और वीडियोस हुई हैं आपकी 10। तो ऐसे में एक एक वीडियो आप डिटेल से देखेंगे तब आपको चीज़ें अपने आप समझ में आएंगी। अगली वीडियो हमारी होगी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी, और शॉर्ट है बोलते हैं DPSP। ठीक, इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए। जो भी आपके मित्र हों, आपके सहपाठी हों, उनको इस चैनल के बारे में बताइए और लाभान्वित होइए और दूसरों को भी कीजिए। थैंक यू। पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, खाते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।